नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वीकेंड स्पेशल में पाठशाला में हम उन चैप्टर्स को लेकर आते हैं जिन्हें या तो आपने मिस कर दिया या फिर कई लोगों ने डिमांड की कि एक बार फिर से वो रिवीजन करना चाहते हैं उन चैप्टर्स का। तो आज सबसे पहले आपको वो चैप्टर दिखाने जा रहा हूं जिसकी चर्चा बहुत हुई, क्योंकि बड़ा ही अनोखा चैप्टर था। वो चैप्टर जिसमें हमने दिखाया कि जो लोग पीएम मोदी को तानाशाह बताते हैं उनको जवाब देंगी 100 करोड़ गौरैया, 100 करोड़ चिड़िया, और वो भी चीन की चिड़िया। कैसे? इस चैप्टर में देखिए। माओ का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। माओ जेडोंग चीन का शासक था जिसने चीन पर 27 साल राज किया था। एक दो बार नहीं, 27 साल। और सन 1958 में जब चीन में माओ को राज करते हुए 9 साल हो गए थे, तब उसने चीन को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के नाम पर गौरैया जो चिड़िया होती है ना, उसे मारने का अभियान चला दिया, यह बोलकर कि इससे देश जो है वो प्रगति करेगा। इसको कहते हैं तानाशाह। और उस तानाशाह की आज कहानी आपको सुनाता हूं, गौरैया मारने वाले तानाशाह की। गौरैया यानी स्पैरो, वो चिड़िया जिसकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है। लोगों को कितने पसंद आती है, प्यारी चिड़िया जो इंसानी बस्ती के आसपास बड़े आराम से रहती है। लेकिन चीन के शासक माओ को गौरैया चीन की तरक्की के बीच आने वाली दुश्मन लगने लगी। माओ ने पूरे चीन से गौरैया को खत्म करने का अभियान छेड़ दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले किया क्या ये सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा कि तानाशाह कैसा होता है। माओ का ऑर्डर मिलते ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग छोटी सी चिड़िया की जान के दुश्मन बन गए। भाई, गली मोहल्ले में गौरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए, मारो इसको। रेडियो बीजिंग के मुताबिक इस अभियान में करीब 30 लाख लोगों को उतार दिया गया। 30 लाख लोग चीन में मारने उतर गए गौरैया चिड़िया को। लोगों को बताया गया कि गौरैया को मारना कोई मामूली काम नहीं है भाई, बल्कि यह चीन को बचाने का युद्ध है, और गौरैया को मारने वाले लोग मामूली लोग नहीं है, योद्धा हैं। चीन का शासक माओ लोगों को कैसे मूर्ख बनाता था आप देखिए। इसको कहते हैं तानाशाह। और वामपंथी जो हैं ये चीन करते नहीं थकते। वो कह रहा है कि आप गौरैया मारोगे तो आप योद्धा हो जाओगे। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपल्स डेली ने 5 मई 1958 को लिखा कि किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। मतलब वो कह रहा है कि जब तक सारे गौरैया न मार दो तब तक लड़ते रहो, योद्धा बता दिया सबको। और इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वो मामूली सी गौरैया स्पैरो, उसको कह रहे घटिया चिड़िया। लेकिन माओ के वफादारों के सामने यह चुनौती थी कि वो गौरैया चिड़िया को मारेंगे कैसे, क्योंकि वो है छोटी सी लेकिन रफ्तार तो बहुत तेज, तब से यहां टप से वहां उड़ जाती है, जरा सी आहट पे फुर हो जाती है। इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई भाई लोगों ने। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र, सरकारी कर्मचारी, घर के बुजुर्ग, महिलाएं टोली बनाकर सुबह सुबह सड़क पर निकलने लग गए। कुछ के हाथ में एयरगन होती थी, जिससे चिड़िया नहीं मारते, वो एयरगन ले लिया। कुछ लोग क्या करते थे, ड्रम, बर्तन, कोई डिब्बा या डंडी लेकर चलने लगे। चीन में घरों की छतों पर, पार्क में गौरैया मारो टोली जुटने लग गए। क्यों मार रहे थे ये अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए तमाशा चीन का। तानाशाही क्या होती है। ये लोग लगातार बर्तन और डिब्बे पीटते रहते थे, इतना शोर मचाते थे कि गौरैया लगातार उड़ने के लिए मजबूर हो जाए। यही इनकी रणनीति का हिस्सा था कि गौरैया को जहां देखो उसे बैठने ही मत दो, टन 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 बजाते रहो ताकि वो हड़बड़ा के उड़ने लगे। उसे लगातार उड़ने पर मजबूर कर दो ताकि बिना खाए पिए लगातार उड़ेगी तो थक जाएगी और थक कर मर जाएगी। यह स्ट्रैटेजी बनाया इन लोगों ने, क्योंकि इतनी गौरैया को कैसे मारते। तो गौरैया को अपने घोंसले में आराम करना होता है। उड़ने में उस नन्ही चिड़िया की ऊर्जा खत्म होती है, थक जाती है। ऐसे में इसे आराम चाहिए होता है। उड़ते रहना और खाना खोजना इस चिड़िया के लिए बहुत थकाऊ काम है, छोटी सी चिड़िया है ना। इसलिए यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ। 2 साल के भीतर ही चीन में सर्वाधिक पाए जाने वाली यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। और यह वो दौर था जब चीन में गौरैया को मारने की सनक सवार हो गई। लोग गौरैया चिड़िया को मारने के नए नए तरीके निकालने लगे भाई। कई जगह उन लोगों ने क्या किया कि गोंद लगाकर बांस खड़ा कर दिया कि गौरैया उड़ते उड़ते आएगी, उस पर चिपक कर बैठ जाएगी, फिर लोग उसे मार देते थे क्योंकि गोंद लगा हुआ, चिपक गई, उड़ नहीं पाई तो उसको मारने लगे। खेतों में स्क्वायर क्रॉस खड़े कर दिए गए
गोरैया अनाज के लिए खेतों के आसपास भी नहीं भटक पाती थी, तो भूख से मर जाती। गुलेल से निशाना बनाकर गोरैया को मारा जाने लगा। अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि एक तानाशाह ने कह दिया माओ ने कि मारो गोरैया को, ये चीन के लिए खतरा है। ये पार्क में देखिए कैसे लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे लोग खड़े होकर गोरैया मार रहे हैं। कायदे से तो इतने प्रिय हैं कि इनको मक्खी मारना चाहिए था, लेकिन ये गोरैया मार रहे हैं। देख रहे हैं कोई भोंपू बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। हमारे यहां लोगों को कोरोना के संकट काल में प्रोत्साहित करने के लिए 2 मिनट के लिए थाली बजवा दिए, तो इतना तमाशा हुआ। देखिए तमाशा किसको कहते हैं बॉस, ऐसे मार, देखिए उठा उठा के गोरैया को डाल रहे हैं। गोरैया को मारने के लिए बंदूकधारियों की फौज उतार दी गई। ये लोग लगातार गोरैया पर निशाना बनाते, सबसे ज्यादा गोरैया मारने वालों को इनाम मिलता, इनकी फोटो छापी जाती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभियान के पहले दिन 16 साल का यंग सू मून हीरो बन गया। उसने 20,000 पक्षियों को मार गिराया था। चीन में गोरैया को मारने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खुलने लगे। पूरे देश का एक ही काम था कि गोरैया मारो। लोग एक दूसरे से पूछते थे, तुमने कितने मारी गोरैया? मैंने इतनी मारी। अच्छा, मैंने इतनी मारी। चाय पे चर्चा गोरैया पर। पूरा देश गोरैया के पीछे पगला गया। क्यों पागल हुआ, यह अभी आगे बताऊंगा। सुबह से लोग इसी काम में जुट जाते। छोटे छोटे गांव में भी 80-85 हजार स्क्वायर क्रॉस लगा दिए गए थे। पक्षियों का खेतों के आसपास भटकना बंद हो गया। गोरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए, अंडों को नष्ट कर दिया गया, नवजात चिड़िया को मार दिया गया। मशहूर टाइम पत्रिका ने मई 1958 के अपने अंक में चीन के इस क्रूर और पागलपन से भरे अभियान का जिक्र किया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन दी थी। चीन में तब गोरैया को मारने की कितनी सनक थी, इससे जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूं। चीन के सनकियों से बचने के लिए तब बीजिंग में सैकड़ों गोरैया चिड़ियों ने पोलैंड दूतावास में शरण ली। अब वो क्या जाने कि ये दूतावास है, बेचारी चिड़िया क्या जानती है। उसको लगा कि यहां पे कोई नहीं आ रहा है, शांति है, यहां जाके बैठ जाते हैं। पोलैंड दूतावास में जाके बैठ गई। चाइनीज वहां भी आ गए, लेकिन पोलैंड के अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया कि नहीं, तुम अंदर नहीं आओगे। इसके बाद बड़ी तादाद में ये लोग क्या किए कि ढोल नगाड़े के साथ दूतावास के बाहर जमा हो गए। 2 दिन गोरैया को लगातार उड़ने पर मजबूर करते रहे। ढोल लगा रहा, भाई दूतावास के अंदर नहीं घुसने दोगे, बाहर तो खड़े रहने दोगे, चीन है। तो बाहर से ही ड्रम बजाने लगे, वो बेचारी चिड़िया उड़ने लगी। 2 दिन उसको उड़ाते रहे, तो बेचारी गोरैया की जान दूतावास में भी नहीं बच पाई। फिर 2-3 दिन बाद दूतावास के अधिकारियों को दरवाजे खोलकर मरी गोरैया को बाहर फेंकना पड़ा। यह थी चीन की सनक, इसको कहते हैं तानाशाही की सनक। अब आपके मन में जो बड़ा सवाल है कि माओ चाहता क्यों था भाई कि इस मासूम सी चिड़िया गोरैया को मार दो, क्यों चाहता था, यह मैं अब आपको बताता हूं। इसे समझने के लिए आपको उस दौर को समझना होगा। देखिए, ये वो दौर था जब चीन में माओ का डंका बजता था। माओ का सपना था कि चीन की जीडीपी अमेरिका से आगे निकल जाए। ऐसा करने के लिए माओ खेती की पैदावार बढ़ाना चाहता था। माओ को लगता था कि चीन अनाज का खूब निर्यात करेगा तो खूब पैसा आएगा, इससे चीन में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सकेगा। तो उस तानाशाह माओ ने इस अभियान को ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी विकास लीप फॉरवर्ड अभियान में कई दिक्कतें आ रही थी। अब जैसे हर बड़े आदमी के आसपास सलाहकार और चाटुकारों की फौज होती है, चापलूसों की फौज होती है, वैसे ही फौज उस तानाशाह माओ के पास भी थी। उसे बताती रहती कि सर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इन सलाहकारों या चापलूसों की फौज में से किसी ने माओ को चीन के 4 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताया कि बॉस, हमको अगर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जाना है, बहुत तरक्की करनी है, तो इन 4 दुश्मनों से बचना होगा। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 4 दुश्मन कौन हो। 4 दुश्मन कोई देश या कोई इंसान नहीं थे। चीन के 4 दुश्मन जो बताए गए उस जमाने में माओ को, वो क्या बताया गया पता है? चूहा, मच्छर, मक्खी और चौथा गोरैया। किसी ने दिमाग में भर दिया कि सर ये 4 हमारे दुश्मन हैं, 1 2 3 4, और ये 4 दुश्मन से जब तक हम आजादी नहीं पाएंगे तब तक चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। माओ को यह बताया गया कि उसके सपने और चीन की तरक्की के बीच ये 4 दुश्मन खड़े हैं, इन्हें निपटा दीजिए, कृपा यहीं रुकी हुई है, कृपा बरसने लगेगी। माओ को यह बताया गया कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है, तो मच्छर मरवा दीजिए,
चूहे से प्लेग फैल रहा है तो चूहा मरवा दीजिए। मक्खियों को खत्म करने को सफाई के अभियान से जोड़ दिया गया। इन तीनों का शिकार तो एक हद तक कुछ लोग सही भी मान सकते हैं, लेकिन गोरैया क्यों भाई? इसके पीछे माओ के सलाहकारों ने तर्क दिया कि देश का करीब 30% अनाज गोरैया खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि गोरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। फिर अनुमान माओ को गुणा गणित ये सब करके बता दिया गया कि 10 लाख गोरैया को खत्म करने से 60,000 लोगों के खाने भर का अनाज बचा ले। और तानाशाह माओ को लगा कि अरे बॉस, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो उसने कहा कि चारों को मार दो। 4 पेस्ट कैंपेन शुरू कर दिया। इसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन और किल स्पैरो कैंपेन भी नाम दिया गया। लेकिन उन स्पैरोज को मारने के बाद क्या हुआ, यह भी आपको जानना चाहिए। लेकिन माओ के दौर में जो कहा जाता है कि कितना मारा गया, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स है और उन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया जाता है कि उस दौर में जब यह कहा गया कि इन चारों को मारिए, उस दौर में क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 150 करोड़ चूहे मारे गए। 150 करोड़ चूहे मार दिए इन लोगों ने चीन के अंदर उस दौर में, यह रिपोर्ट्स का दावा है। 100 करोड़ गोरैया मारी। 100 करोड़ गोरैया बॉस, अपने आप में मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा। छोटी सी मामूली चिड़िया 100 करोड़ गोरैया, क्योंकि एक तानाशाह के दिमाग में आ गया कि यह देश की दुश्मन है। अभी दुश्मन जिसको मार रहे थे उसको मारने के बाद क्या हुआ वो बताऊंगा। 10 करोड़ केजी मक्खी को, कैसे मक्खी को तो गिन नहीं पाइएगा, तो 10 करोड़ किलो की मक्खी मार दी। मतलब उसका वजन निकालिए तो 10 करोड़ किलो मक्खी है। यह रिपोर्ट्स का दावा है। और करीब 1.25 करोड़ किलो मच्छर मारे। लेकिन इस पाप की कीमत चीन के लोगों को चुकानी पड़ी। साल 1959 आते आते इस अभियान के खौफनाक नतीजे सामने आने लगे। दरअसल माओ के सलाहकारों ने यह माओ को बताया था कि गोरैया अनाज खा जाती है, लेकिन भाई लोगों ने यह नहीं बताया माओ को, तानाशाह को, कि गोरैया उन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है जो फसल को बर्बाद करते हैं। और इस तानाशाह ने अपना दिमाग लगाया नहीं। साल 1959 में चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिक जोक्सी और जेन जुआक्सिन ने कुछ गोरैया का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट ने माओ समेत पूरे चीन को हिला दिया। इन वैज्ञानिकों ने गोरैया का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि गोरैया के पेट में 3 हिस्सों में खतरनाक कीड़े थे। ये कीड़े फसलों को बर्बाद करते और इंसानों को बीमार। गोरैया इन्हें खाकर लोगों का भला कर रही थी। गोरैया के पेट के सिर्फ 1 हिस्से में अनाज मिला, 3 हिस्से में वो कीड़े थे जो लोगों के लिए, फसल के लिए नुकसानदेह थे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की सिफारिश पर माओ को साल 1958 की शुरुआत में शुरू किए गए 4 पेस्ट्स कैंपेन रोकना पड़ा। 1959 के अंत में रोकना पड़ गया इसको, और इस अभियान से गोरैया का नाम हटाया गया, यानी गोरैया को मारने पर रोक लग गई और गोरैया की जगह खटमल को जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, माओ ने भूल सुधार के लिए सोवियत संघ से 2.5 लाख गोरैया की खेप मंगवाई। इसको कहते हैं तानाशाह और इसको कहते हैं मूर्ख तानाशाह, कि पहले गोरैया मारी बिना दिमाग लगाए, बिना जाने समझे, और उसके बाद सोवियत संघ से कहा कि भैया हमको गोरैया दे दो, हमारी खेत बर्बाद हो रहे हैं। इनके प्रजनन, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया ताकि गोरैया टिड्डियों को बड़ा होने से पहले खाकर फसलों को बचाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरीके से जिसको कार्मिक साइकिल कह लीजिए, कर्म। अब गोरैया के ना होने से बची खुशी फसल कीड़े और टिड्डे चर गए। अनाज की कमी से चीन में लोग भूखे मरने लगे। जो लोग गोरैया को मार रहे थे आज वो खुद मरने लगे भूख से। जो लोग गोरैया को उड़ा रहे थे कि उड़ते उड़ते थक कर भूख से मर जाओ, आज वो खुद भूख से मरने लगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो भी कामयाबी हासिल हुई थी उसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन ने तबाह कर दिया। चीन में लाखों करोड़ों लोग अकाल में भूख से तड़प कर मर गए। अनुमान के मुताबिक 1958 से 1961 के बीच करीब 4.5 करोड़ लोग माओ की गलत नीतियों की वजह से भूखमरी का शिकार हुए। माओ की सबसे बड़ी गलती को बयां करते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इतिहास प्रकृति के विनाश की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन 1958 में चीन में जो हुआ उसकी तुलना कम से ही की जा सकती है।
प्यारी चिड़िया गोरैया का खात्मा चीन में अकाल की कई प्रमुख वजहों में से एक था, क्योंकि चीन में सिर्फ गोरैया नहीं, गोरैया के साथ ऐसे कई पक्षियों की भी जान गई जो गोरैया से ज्यादा कीड़े खाती थी। कुछ साल पहले चीन के पर्यावरण कार्यकर्ता डाई किंग ने लिखा था कि माओ को जानवरों के बारे में कुछ पता ही नहीं था बॉस। ना ही वो अपनी योजना पर चर्चा करना चाहते थे और ना ही विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहते थे। इसको कहते हैं तानाशाह। उन्होंने बस ये तय कर लिया था कि इन 4 प्रजातियों को खत्म करना है, कर दिया। और उन 4 प्रजातियों में से एक की वजह से कितने लोग मरे। पाठशाला में तो हम एजेंडे के तहत भारतीयों के बीच दीवार खड़ा करने की कोशिश करने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन आज उस दीवार के बारे में भी दिखाना चाहते हैं जो आपको बताएगी कि कैसे देश की सुरक्षा के लिए कुछ फैसले बहुत जरूरी होते हैं। कागज नहीं दिखाएंगे कहने वाले अपना घर बचाने के लिए कागज दिखाने लग जाते हैं, लेकिन यह चैप्टर आपको बताएगा कि हर बार हर एक का कागज दिखाना क्यों देश के लिए जरूरी है। कोई भी देश तभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खतरे से सुरक्षित रहता है जब वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेने वाली सोच होती है। हमारे यहां तो सोच ये है कि कोई कहीं से बाहर से आकर बस जाए, कहीं पर जमीन घेर कर बैठ जाए, पहचान पत्र बनवा ले, अगर उनकी पहचान जानने को कह दिया जाए, उनके कागज दिखाने को कह दिया जाए, तो ऐसे लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एनआरसी को लेकर कितना हंगामा हुआ था, जबकि एनआरसी आई भी नहीं थी, एनआरसी का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मॉल यह बना दिया गया कि कागज नहीं दिखाएंगे। अभी हल्द्वानी का मामला चल रहा है, तो एक बात यह भी कही जा रही थी कि उत्तराखंड जैसे बॉर्डर स्टेट और संवेदनशील राज्य में इस तरह के मामलों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग तो हैं भाई स्थानीय, लेकिन कोर्ट भी कह रहा है ना कि कागज देखिए कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ। लेकिन यह कहना भी गुनाह बना दिया जाता है कि जो लोग अतिक्रमण करके बस गए हैं उनकी पहचान की जाए, क्योंकि यहां तो यह फैशन है कि अगर आप ये बात कर दी तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि आप उनके एजेंडे के हिसाब से बात नहीं करते। इसलिए तो भारत में ना तो घुसपैठियों की पहचान की चिंता होती है, ना ही अतिक्रमण करने वालों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार घुस गए, एक बार जमीन घेर कर बैठ गए तो कोई हटाने वाला नहीं। अब एक बात बताइए, चलिए ठीक है, यहां पर नहीं दूसरी जगह देख लीजिए, कहीं देख लीजिए जहां अतिक्रमण है, वहां बाहर से अगर कोई आकर बैठ जाए, हिंदू इलाके में ही बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं कि इधर ही बैठे उधर ही बैठे, तो आप कैसे पहचानेंगे अगर यह कह दिया जाएगा कि कागज ही नहीं दिखाएंगे। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। और अमेरिका जैसे देश जिनके पास बहुत पैसा है, वहां कोई अतिक्रमण तो भूल जाइए, वहां किसी को आसानी से अंदर तक नहीं आने दिया जाता। अमेरिका का पड़ोसी देश है मैक्सिको। जो लोग सीधे तरीके से अमेरिका नहीं जा पाते, उनमें से कुछ लोग कई बार यह कोशिश करते हैं कि मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में एंट्री मिल जाए। इसी वजह से मैक्सिको के रूट से अमेरिका में अवैध घुसपैठ की कोशिश होती रही। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दुनिया की परवाह नहीं की कि वो क्या कहेंगे, क्या होगा। वहां पर बॉर्डर पर 30 फीट ऊंची लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। देख रहे दीवार, 30 फीट ऊंची लोहे की दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि उनको बाहर के लोग नहीं चाहिए, उनको अपना देश सुरक्षित रखना है। बॉर्डर पर जिन जगहों पर लोहे के बाड़े लगाए गए थे, उनकी जगह भी वहां लोहे की दीवार खड़ी की गई। और अब इतनी ऊंची दीवार को कोई पार करके जा नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है कि दीवार को पार करने के चक्कर में जान तक चली जाती है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो इतनी ऊंची दीवार को लांघने के लिए भी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि किसी तरह से बस अमेरिका में दाखिल हो जाएं। अमेरिका में घुसने के लिए कुछ लोग लोहे की दीवार पर किस तरह से चढ़कर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देखिए। और सुरक्षाकर्मी देख भी रहे हैं कि आओ देखता हूं। उन्हें फिक्र नहीं है कि अगर गिर गया तो क्या होगा। इस दीवार से गिरकर घुसपैठिए की मौत भी हो जाती है। 10 दिन पहले ऐसा हुआ भी, और एक भारतीय परिवार के साथ हुआ, जब एक व्यक्ति मैक्सिको से अमेरिका में घुसने के लिए लोहे की दीवार पर चढ़ गया। गुजरात के रहने वाले ब्रिजलाल अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ दीवार पर चढ़ गए। दीवार से गिरने से ब्रिजलाल जी की मौत हो गई और पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3145 किलोमीटर लंबी सीमा है, और अब इतने बड़े हिस्से में हर 50 मीटर पर जवान तो खड़े नहीं कर सकते आप। इसलिए अमेरिका ने लोहे की दीवार बना दी। और
ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा। ये दीवार, जब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दूं, ये दीवार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में बनवाई थी, जो करीब 732 किलोमीटर लंबी है। ट्रंप के बनवाने की वजह से इसे ट्रंप वॉल भी कहा जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। इस दीवार की ऊंचाई 30 फीट है, यानी अगर आप 6-6 फीट के 5 आदमी को एक के ऊपर एक खड़ा कर दे, तब छठा आदमी पार कर पाएगा। जमीन के 10 फीट नीचे इस दीवार को खड़ा किया गया है। दीवार की जमीन के नीचे ऑप्टिक फाइबर केबल भी है, यानी अगर कोई इसमें सुरंग करके घुसपैठ करने की कोशिश करे तो तुरंत पता लग जाता है। इस दीवार में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, ताकि वहां लगे सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो। इसे बनाने का खर्च सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1,20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। लेकिन अमेरिका ने यह खर्च किया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह खर्च किया, क्योंकि उन्हें अपने देश को सुरक्षित रखना था। ट्रंप ने अमेरिका बॉर्डर पर यह दीवार इसलिए बनवाई थी क्योंकि अमेरिका में हर साल लाखों की संख्या में घुसपैठ होती थी, और ज्यादातर मेक्सिको बॉर्डर के रूट से होती थी। आपको इस रूट से अमेरिका में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए लोगों का अगर आंकड़ा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यह दीवार अमेरिका के लिए कितनी जरूरी थी, और इस दीवार के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आप अमेरिका में घुसपैठ को देखें, अमेरिका में घुसपैठ जो बॉर्डर से होती है, इसको अगर आप तो आप सोच रहे होंगे अमेरिका में घुसपैठ की बात करते करते मैं कहां गायब हो गया, ये वाला माइक गड़बड़ हो गया था, ये दूसरा लग रहा था, तो वो हमने छुपा के कर लिया, आपको विजुअल के पीछे डाल दिया। तो अमेरिका में घुसपैठ की बात बता रहा था। आप देखिए साल 2000 में, साल 2000 में करीब 1,60,000 घुसपैठिए पकड़े गए। 1,60,000 साल 2000 में। 2020 में 2020 कितने पकड़े गए आपको पता है? 40,000, 1/4। इस दीवार का कमाल देख रहे हैं आप, कहां 1,60,000 पकड़े जाते थे, कहां 40,000 पकड़े गए, और वो भी पकड़ में आ गए। जब ये दीवार बन रही थी तो ट्रंप का अमेरिका और दुनिया भर में विरोध हुआ था। वैसे ही जैसे भारत में जब घुसपैठियों को निकालने की बात होती है, एनआरसी का एन बोल दीजिए, लोग जो है वो हंगामा करने लगते हैं, मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल तक हो जाता है। वैसे ही ट्रंप ने झेला, लेकिन उन्होंने दीवार बनाई और उसका नतीजा देख लीजिए, घुसपैठियों की संख्या कितनी घट गई। अमेरिका ने दरअसल 9/11 आतंकी हमले के बाद से अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया। बॉर्डर से लेकर एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी बेहद सख्त है। आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका में एयरपोर्ट पर पूरे कपड़े उतरवाकर चेकिंग होती है। आम नागरिक हो, नामी हस्ती हो, हर किसी को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको याद होगा साल 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी, वो तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पर्सनल टूर पर अमेरिका गए थे। तब एयरपोर्ट पर उनके कपड़े उतरवाकर जांच हुई थी। अमेरिका ने यह नहीं देखा कि वो एक प्रधानमंत्री हैं, कपड़े उतरवा दिए और जांच की। अमेरिका में इमिग्रेशन यानी विदेश से आने वालों के लिए पॉलिसी बहुत सख्त है। वहां का वीजा हासिल करना आसान नहीं है। अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए जो इंटरव्यू होता है वो पहले तो बहुत कठिन होता है। अमेरिका में वीजा के लिए, इंटरव्यू के लिए वेटिंग पीरियड इतना लंबा है कि सोचकर ही जाना छोड़ देंगे आप। अगर वहां काम के मकसद से जाना चाहते हैं तो वीजा इंटरव्यू के लिए कितने दिन लगेंगे आपको पता है? 1000 दिन, यानी करीब 33 महीना, यानी करीब 3 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपका नंबर आ भी गया, और अगर आपके पास एक भी कागज कम हुआ तो समझिए आपका अमेरिका जाने का सपना वहीं धरा रह जाए। इतना पर्टिकुलर है ये लोग देश में एक आदमी को आने देने को लेकर।
बाहरी से घुसपैठ को लेकर हर देश सावधान और सतर्क रहता है। यूरोपीय देश जर्मनी में के एक बड़े नेता हैं मार्टिन हेस। मार्टिन हेस ने जर्मनी में बढ़ते शरणार्थियों की तुलना वॉर मशीन से की। उन्होंने अपने देश की सरकार को सावधान किया है। मार्टिन ने कहा है कि जर्मनी अब पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गया है और सरकार दुश्मनों के सामने अधिक से अधिक जमीन खो रही है। उन्होंने इस वर्ड इस्तेमाल किया कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा पहले से ज्यादा है। शरणार्थियों और चाकूबाजी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। गंभीर यौन अपराध और गैंगरेप बढ़ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को चलती ट्रेन के सामने फेंका जा रहा है। भारत में भी घुसपैठ होती है और सबको मालूम है कि किस रास्ते से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए जब भारत में एनआरसी की मांग उठती है तो एक तबका परेशान हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को वो धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर देश सुरक्षित होगा तभी हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित होगा। लेकिन नहीं, इस देश में तो हर चीज का हंगामा हो जाता है। और अब उस कार का चैप्टर जिसने एक सुसाइड को फेल कर दिया। कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी, लेकिन सब के सब बच गए। कैसे बचे यह भी देखिए, और यह भी देखिए कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट कैसे आया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार एक्सीडेंट हुआ और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तेज रफ्तार कार हाईवे से 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। यह हादसा कैसे हुआ, किस तरह से कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया, पाठशाला में आज आपको इसकी डिटेल बताता हूं। यह हादसा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास सोमवार 2 जनवरी को हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पासाडेना इलाके में रहने वाले भारतीय मूल के धर्मेश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी टेस्ला कार से कैलिफोर्निया से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे थे। जिस हाईवे पर वो सफर कर रहे थे उसे हाईवे 1 कहते हैं। इसी हाईवे पर सैन मैटियो काउंटी के पास एक जगह है जिसे डेविल स्लाइड कहते हैं। कार की हालत देखिए आप बॉस, उस कार की हालत देखिए और सोचिए इसमें लोग बच गए। यह है डेविल स्लाइड जो आपको दिखा रहा था। इसी डेविल स्लाइड पर धर्मेश पटेल की कार खाई में गिर गई। करीब 250 से 300 फीट नीचे पत्थरों में कार जाकर गिरी और बुरी तरह से टूट फूट गई। लेकिन कार में सवार धर्मेश पटेल, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे सब सुरक्षित बच गए। अभी कहानी में एक ट्विस्ट है, उस पर आऊंगा। लेकिन सुनिए कि हादसे की खबर मिलने के बाद क्या हुआ। हादसे की खबर मिली तो राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। एक साथ कई हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह पर पहुंचे। बचाव दल के लोग नीचे खाई में उतरे। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि इतनी ऊंचाई से कार गिरी है। कार ऐसी हालत में है कि देख के लग नहीं रहा कि कोई बचा होगा, लेकिन सब बचे हुए हैं। इस तस्वीर से आपको कार जिस खाई में गिरी है उसकी गहराई का अंदाजा लगेगा। 300 फीट नीचे कार पत्थरों के बीच में पड़ी हुई है। चारों तरफ समुद्र का पानी है। रेस्क्यू करने वाले ये सोचकर नीचे उतरे थे कि कोई जिंदा ही नहीं बचा होगा। जब बचाव दल नीचे उतरा तो यह देखकर हैरान रह गया कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। कार के अंदर एक आदमी दिख रहा है और ये एक बच्चा भी दिख रहा है। जरा उसकी भी तस्वीर दिखाइए कि जब वो उतरे तो उनको कार के अंदर एक बच्चा और आदमी भी दिखे। देखिए कार के अंदर आदमी दिख रहा है। बचाव कर्मचारियों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था कि इतने भीषण हादसे में सब लोग बच गए। बच्चे को देखिए कैसे निकाल कर ले जा रहे हैं। बचाव दल ने फौरन सभी को कार से निकाला और एयरलिफ्ट करके ऊपर हाईवे तक पहुंचाया जहां एम्बुलेंस मौजूद थी। एक एक करके चारों लोगों को ऊपर पहुंचाया गया। उसके बाद सभी को स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर में एडमिट करा दिया गया। हादसे के बाद कार की क्या हालत हो गई आपको दिखाता हूं। जो कार गिरी 250 फीट 300 फीट नीचे गहराई में, उसका हर हिस्सा टूट गया, लेकिन कार के अंदर सीटें सही सलामत। सोचिए कार कितनी जबरदस्त है टेस्ला की। हाईवे से नीचे गिरने से पहले कार एक पत्थर से टकराई, उसके बाद हवा में फ्लिप हुई, उसके बाद नीचे खाई में सीधे आ गिरी। अंदर देखिए एयरबैग्स खुले हुए हैं, चक्का एकदम टेढ़ा हो गया है, कार पिचकी हुई है जैसे कोई टॉय कार। अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, कार धुंधू करके जल गई 2 मिनट में। यहां कार जो है वो गिर भी गई, बच भी गई, लोग भी बच गए। मतलब कार तो नहीं बची, लोग बच गए। यह कार टेस्ला मॉडल की वाई कार थी जिसे सुरक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली। यह टेस्ला की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है।
टेस्ला मॉडल वाई कार में फ्रंट एयरबैग के साथ सीट माउंटेड एयरबैग, यानी सीट में फिट एयरबैग। इसके अलावा कार की दोनों साइड पर कर्टेन एयरबैग होते हैं जो साइड से टक्कर होने पर बचाते हैं। टेस्ला मॉडल वाई कार अमेरिका में $65,000 में मिलती है, यानी लगभग 54 लाख रुपए की। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ, यह देखिए, यह है डेविल स्लाइड। यहां पर यह हादसा हुआ जिसको डेविल स्लाइड, उसका नाम में ये डेविल स्लाइड, कितना खतरनाक इलाका है। लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट है, उस पर आता हूं। उससे पहले जरा टेस्ला मॉडल वाई कार में ऑटो पायलट फीचर जो है वो भी बता दूं। यह कार अपने आप भी चल सकती है। हादसे के बाद जब जांच की गई तो पता क्या चला, पता है? हादसे के वक्त कार ऑटो पायलट मोड पर नहीं थी। धर्मेश उसे खुद ड्राइव कर रहे थे। टेस्ला कार अपने आप खाई में नहीं गिरी। कहानी में ट्विस्ट यह है कि धर्मेश ने खुद ही कार को खाई में गिराया। यह जांच में निकल कर आ रहा है। मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट किया गया। धर्मेश अपने बीवी बच्चों के साथ कार को लेकर खाई में गिरा, खुद गिरा। पुलिस ने धर्मेश के खिलाफ मर्डर की कोशिश और चाइल्ड अब्यूज का केस दर्ज किया है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही धर्मेश पटेल को जेल भेज दिया जाएगा। अमेरिकी पुलिस इस मामले को मामूली हादसा नहीं मान रही, बल्कि सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है। यह व्यक्ति अमेरिका में रेडियोलॉजिस्ट था। 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का और 9 साल का। अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर वो आत्महत्या के इरादे से निकला था और उसके सुसाइड प्लान को कार ने फेल कर दिया।